हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे G20 समिट के बारे में। G20 में कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, G7 और G8 से इसका संबंध क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, भारत के पास 2022-23 के लिए मेजबानी होगी, मतलब भारत होस्ट करेगा 2022-23 की G20 समिट। कौन से नंबर की G20 समिट होगी, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर देन दैट, ये एक पिक्चर आपको सामने दिख रही होगी। इस पिक्चर को जरा एक बार देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं G7 कंट्रीज में 7 कंट्रीज की ग्रुपिंग है, जिसमें जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस है, इटली है, जापान है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें सारी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए G7 कैसी कंट्रीज की ग्रुपिंग है, तो आप बताएंगे डेवलप्ड कंट्रीज की ग्रुपिंग G7 है। और इसमें पता होना चाहिए आप लोगों को, अपने एशिया से केवल एक कंट्री है, जापान है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं, क्या चाइना G7 कंट्रीज का मेंबर है, तो आप बताएंगे नहीं, चाइना G7 कंट्रीज का मेंबर नहीं है, बल्कि जापान यहाँ पर G7 कंट्रीज का मेंबर है। आई मीन एशिया का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जापान है। Z8 बनाया गया था, बाद में रसिया को शामिल किया गया था, लेकिन चूंकि रसिया ने जब यूक्रेन में यहाँ पर क्रीमिया उससे अलग कर लिया था। ये वाला रसिया यूक्रेन क्राइसिस जो अभी हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले एक बार हुआ था जिसमें क्रीमिया को अलग कर दिया था रसिया ने और अपने में मिला लिया था। उस कंडीशन, उस टाइम में रसिया की इस अग्रेशन को देखते हुए रसिया को G7 से बाहर निकाल दिया गया था। तो देखा तो एज ऑफ नो Z8 नहीं बल्कि G7 ही काम कर रहा है ना। लेकिन G20 की बात करें, G20 में रसिया भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो G7 कंट्रीज होगी प्लस रसिया होगी, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 12 मोर कंट्रीज लाइक टर्की। यूरोपियन यूनियन को भी एक कंट्री ग्रुप रिकग्नाइज किया गया है, अर्जेंटीना है, आई मीन यूरोपियन यूनियन को भी मेंबरशिप दी गई है। ब्राजील है, साउथ कोरिया है, मैक्सिको है, चाइना है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। यदि बात करें एशिया से कितने कंट्रीज हैं, तो एशिया से जापान है। ये कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जापान यहाँ पर एशिया से है, अपना इंडिया एशिया से हो गया, इसके अलावा सऊदी अरेबिया एशिया से हो गया, इंडोनेशिया एशिया से हो गई, चाइना एशिया से हो गया, साउथ कोरिया एशिया से हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो कितनी कंट्रीज हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो एशिया से कितनी कंट्रीज में रिप्रेजेंट कर रही हैं, देर आर 6 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम एशिया। हालांकि टर्की की बात करें, टर्की भी एशिया में ही काउंट किया आता है वैसे ऐसा। तो 6+1 मतलब 7 कंट्रीज हम कह सकते हैं जो एशिया से रिप्रेजेंट कर रही हैं G20 में। G20 की ग्रुपिंग की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, चूंकि यहाँ पर एज ऑफ नाउ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। नाउ लेट्स बिगिन दिस वन। तो स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे, पहले G20 में देखा जाए तो ये समिट थी, पिछली वाली समिट जो कि इटली में हुई थी, और दैट वाज बेसिकली 16 समिट। इसमें आप देख सकते हैं दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग ओवर देयर। और इसका जो थीम क्या था, वो था पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी। ये भी क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में अक्सर कि इसका थीम क्या था। सो यू नो अबाउट दिस वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, 17th G20 समिट की बात करें जो कि अभी होने वाली है, वो कहाँ पे होगी, वो होगी बाली में। बाली मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के पास एज ऑफ नो प्रेसिडेंटशिप है, और इंडोनेशिया में 17th G20 समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। और 16th G20 समिट कहाँ ऑर्गेनाइज की थी, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इटली। नाउ हम बात कर रहे हैं 18th समिट की। यदि आप 18th समिट की बात करोगे, 18वीं कहाँ पे होगी, ये होगी इंडिया में। दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 2023 के बीच में जो प्रेसिडेंटशिप है वो कहाँ पे रहेगी, इसके पास रहेगी, इंडिया के पास रहेगी। बिकॉज नवंबर दिसंबर में बेसिकली G20 समिट होने वाली है। तो देखा जाए तो उसके बाद में जैसे G20 समिट इंडोनेशिया की हो जाएगी, उसके बाद में प्रेसिडेंटशिप किसके पास आ जाएगी, भारत के पास हो जाएगी। क्योंकि G20 समिट की जो अगली समिट होने वाली है वो इंडिया में होगी, मतलब जो कि 2023 में होगी, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगली G20 समिट जो कि 18th G20 समिट होगी, वो कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी। नाउ G20 प्रेसिडेंसी का बेनिफिट क्या है। पहली बात, जो भी प्रेसिडेंसी जिसके पास होती है, जो होस्ट करता है, उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि ग्लोबल एजेंडा को प्रपोज कर सके। ग्लोबल एजेंडा में हमारी कंट्री का फोकस क्या है, इस पे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं, आई मीन दे डोंट इवन केयर अबाउट यू। जैसे कि हमारे देश में जो कुछ कंसर्न्स होते हैं, उस कंसर्न से कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मतलब होता है, लेकिन बाकी को मतलब नहीं। जैसे हमारे देश में छुआछूत की बात करें, अनटचेबिलिटी की बात करें, तो अनटचेबिलिटी में जिनके साथ अनटचेबिलिटी होती है उनको फर्क पड़ता है, लेकिन जिनके साथ नहीं होती है, कई बार देखा जाता है उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
तो कहीं ना कहीं जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उससे भी बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहाँ पर भी देखा है तो वही सेम सिस्टम है। ऐसे हमारे देश में, हमारे देश की जो कंसर्न है उससे हमारे देश को तो फर्क पड़ता है, लेकिन दुनिया की जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्पेशली हमारे देश में एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में हमारे देश की कंडीशन बहुत अच्छी है नहीं। हमारे देश में जो किसानों को कई बार सब्सिडी देना पड़ता है, लेकिन जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं दे आर पुशिंग दैट कि आप सब्सिडी एग्रीकल्चर में ना दें, है ना। आपको कभी आपने पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन एम्बर बॉक्स सब्सिडी, तो उसमें आप लोगों ने प्रोविजंस को पढ़ा होगा। एनीवे उधर ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन यस पॉइंट ये है कि ग्लोबल एजेंडा को हम प्रपोज कर सकते हैं। जैसे हमारा एजेंडा होता है टेररिज्म, बिकॉज टेररिज्म से हमारे देश को काफ़ी नुकसान होता है, तो टेररिज्म को हम लोग प्रपोज कर सकते हैं, सब्सिडीज़ को प्रपोज कर सकते हैं। एवनली हेल्थ सेक्टर में दुनिया की जो कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, उस कोलैबोरेशन को प्रपोज कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एनर्जी सेक्टर अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्पेशली इंडिया की बात करें तो भारत पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो, हालांकि हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑलरेडी गठित किया है, प्रपोज किया था गुरुग्राम में, एज ऑफ नो इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे। तो एज ऑफ नो एनर्जी सेक्टर में भी हम लोग कोलैबोरेशन को प्रपोज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक होस्ट कंट्रीज के पास अथॉरिटी होती है कि प्रपोजल डाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में एज ऑफ नो 80% दुनिया की अर्थव्यवस्था G20 के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। क्योंकि आप लोगों ने डिस्कस किया, G20 डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रुपिंग है, और वैसे भी जिस ग्रुप में इंडिया, चाइना और यूएसए हो, उसमें लगभग एक मेजर इकोनॉमी रिप्रेजेंट हो जाती है, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग बिग वन। यदि पर्जिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो एज ऑफ नो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर्जिंग पावर पैरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉमिनल वैल्यू, पर्जिंग पावर पैरिटी मतलब क्रय शक्ति विनिमय के आधार पर हम देखें, दुनिया की एज ऑफ नो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है, उसके बाद नंबर आता है यूएसए का, देन आफ्टर इंडिया स्टैंड्स ओवर देयर। तो देखा जाए तो यहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है G20। तो यहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के क्षेत्र में हम लोग इसको प्रपोज कर सकते हैं, कैसे प्रॉस्पेरिटीज लाइज है, कैसे जो पॉवर्टी है उसको एलिमिनेट किया जाए। बिकॉज इन स्पाइट ऑफ बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन वर्ल्ड, इंडिया में एज ऑफ नाउ फिर भी एक्यूट पॉवर्टी है। यदि सबसे पुअर कंट्रीज की हम बात करें, नंबर ऑफ पुअर्स की बात करें, तो उसमें इंडिया में ही रिप्रेजेंट करता है। हालांकि बीच में नाइजीरिया ने रिप्लेस किया था, बट इंडिया इज टेकिंग द सीट अगेन। लीडरशिप पोटेंशियल की बात करें तो कहीं ना कहीं जब होस्ट आपके पास में होता है तो आप लीडरशिप आप ना दिखा सकते हैं। यू कैन टेक सम इनिशिएटिव और लोगों के लिए एक एक सिंबल बन सकते हैं। सच काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू। नाउ व्हाट शुड इंडिया डू फॉर अ सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी? सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी हमारी हो, इसके लिए भारत क्या कर सकता है? पहली बात ये, इंडोनेशिया में जो चीज़ें चल रही हैं उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करें। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी से हम कुछ सीखें कि यहाँ पर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, हाउ दे आर मैनेजिंग ओवर देयर। तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं। नाउ इंडोनेशिया की बात करें, व्हाट दे आर डूइंग, तो इंडोनेशिया का पहला फोकस है ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर में। बिकॉज कोविड-19 के चलते दुनिया की जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरा एक्सपोज हो गई। बिकॉज दुनिया में बहुत सारी डेथ हुई हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं, एवरी यूरोपियन कंट्रीज हैड बीन एक्सपोज्ड। तो देखा जाए तो यहाँ पर इंडोनेशिया लुकिंग फॉर ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, एक ऐसा कोलैबोरेशन दुनिया में किया जाए हेल्थ के क्षेत्र में। दूसरा, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एनर्जी ट्रांजिशन सस्टेनेबल एनर्जी हो, जैसे पेट्रोलियम तो कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सस्टेनेबल हो, जैसे कि आप जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं, जो नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत होते हैं उस पर डिपेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रपोज किया जा रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वक्त बदल रहा है तो एज ऑफ नो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। एवली जो हमारा एजुकेशन है उसका मेन मोड जो है पहले ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन राइट नाउ इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन। तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो डिजिटल हो रहे हैं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं वो अप्रूव होते हैं वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, लेकिन उस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि डिजिटल अवेयरनेस भी ज़रूरी है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इलिटरेट है, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, साइन तक नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत उन्हें भी हमें उसके अंतर्गत इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाके इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखें। तो इन क्षेत्रों में इंडिया भी फोकस कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी है, ब्रिजिंग द डिवाइड। तो भारत क्या कर सकता है? यहाँ पर जो डिवीजन है एज ऑफ नो वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पीछे बहुत बड़ा गैप है। यदि हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, दे आर क्वाइट डेवलप्ड इकोनॉमी, लेकिन वहीं पे अफ्रीका की बात करें, दे आर अंडर डेवलप्ड।
तो यहां पर हम लोग जो गैप है उसको ब्रिज करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि दुनिया की जो सारी कंट्रीज हैं आपस में कोलैबोरेट करें एंड दे शुड वर्क फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यस डीजी भी आपको याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको दोनों चीज 17 गोल होते हैं। 2015 से लेके 2030 तक का ये टाइम पीरियड है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी के पेपर में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, जब आप मेंस लिखते हैं तो वहां पर इनकी जरूरत होती है। तो आपको ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता भी होने चाहिए कि बेसिकली कौन सा क्या है। ठीक है। ग्लोबल कंसर्न की बात करें तो भारत ग्लोबल कंसर्न को भी यहां पर डिस्कस कर सकता है। इसे भी हाल ही में देखा है तो कुछ ऐसे कंसर्न रहे हैं जो काफ़ी स्मूथ नहीं रहे, जैसे कि तालिबान क्राइसिस हुई। तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में टेक ओवर किया, बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी हुई। इजराइल फिलिस्तीन का वॉर हुआ, उसमें बहुत सारे लोग कैजुअलिटी हुई। इसके अलावा भी कैंसी रसिया यूक्रेन क्राइसिस है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो कैजुअलिटी है, तो दुनिया में जो अग्रेशन चल रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। डोमेस्टिक एंड रीजनल इशूज, जो डोमेस्टिक और रीजनल इशूज हैं उसको भी हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक रिकवरी प्रॉपर तरीके से हो रही नहीं हो रही है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए, इनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। कॉपरेशन बिटवीन मैनी G20 कंट्रीज, सबसे महत्वपूर्ण कॉपरेशन है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सकता है, हम कह सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि हाँ चलो ठीक है। आई मीन सभी लोग टैरिफ लगाते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं कि आपस में फ्री ट्रेड हो। लेकिन फिर भी भारत के लिए कई बार नुकसानदायक हो जाता है, बिकॉज कंट्रीज काफ़ी दे आर क्वाइट विलिंग टू डू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन वो वन डायरेक्शनल हो जाता है। जैसे चाइना के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए तो भारत को बहुत नुकसान है, बिकॉज दे विल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और हमारे से इंपोर्ट बहुत कम करते हैं। बहुत सारी जगह में उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, स्पेशली हमारे फूड आइटम्स में उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, फार्मर प्रोडक्ट्स में रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे कंसर्न क्रिएट करती हैं। ये वाली जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है उसमें भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। इसके अलावा इन्वाइट एंड एंगेज कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं या अफ्रीका के जो कंट्रीज है, कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हैं, जिससे बैलेंस ग्रोथ हो पाए। नाउ प्रायोरिटाइज एरिया कौन सी है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सबसे बड़ा कंसर्न है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बिकॉज एज ऑफ नाउ स्पेशली यदि हम बात करें सोलर एनर्जी की बात करें तो अभी भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी उतनी इवॉल्व नहीं है। तो इस एरिया में हम लोग काम कर सकते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर कोलैबोरेट करें और वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से किया जाए, क्योंकि सारे सामान खरीद कर काफ़ी लंबे समय तक आप सामान नहीं खरीद सकते। यू हैव डेवलप योर ओन कंपनीज, तब जाकर हमारे देश की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना जरूरी है। दूसरा, असिस्टेंस टुवर्ड द ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल एनर्जी की बात की जा रही है, सॉरी ग्रीन इकोनॉमी सस्टेनेबल एनर्जी की बात की जा रही है, और साथ में सस्टेनेबल सिस्टम को बनाने की बात की जा रही है। ग्रेटर एक्सेस टू ट्रेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सेस मिलना चाहिए। एड्रेसिंग डेट डिस्ट्रेस ऑफ कंट्रीज बाय ऑफरिंग सस्टेनेबल एड एंड लोन प्रोग्राम्स, मतलब उन्हें प्रॉपर तरीके से लोन दिया जाए। हालांकि आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, दे आर प्रोवाइडिंग द लोन्स, बट अभी भी उस तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, जैसे यार श्रीलंका की बात करें, दे आर इन द डिस्ट्रेस, एज ऑफ नो बैंकरप्ट होने के कगार में है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कंसर्न है जिनको यहाँ पे एड्रेस किया सकता है। टैकलिंग फूड एनर्जी प्राइसेस सिक्योरिटी फॉर वल्नरेबल इकोनॉमीज, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। तो भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर एक कह सकते हैं पिवोटल रोल प्ले कर सकता है। एंड कहा गया है टॉक शॉप की बजाय हमें वॉक शॉप होना चाहिए। बट टॉक शॉप मतलब बोल बच्चन की बजाय हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें उसको कंक्रीट स्टेप भी लेने की जरूरत है। तो ये चीज़ यदि किया जाए तो आई एम श्योर वी विल प्रोवाइड द बेटर वन। नाउ अब क्वेश्चन रहा आपके लिए, G20 मेंबर इनमें से कौन से हैं? इंडोनेशिया, टर्की, मैक्सिको, मलेशिया। तो आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पे कि एशियन रीजन में देखा है तो इसमें मलेशिया इज नॉट देयर, मलेशिया यहाँ पर नहीं है। इंडोनेशिया इज ऑलरेडी देयर, टर्की भी है, मैक्सिको भी इसका मेंबर है। तो 1, 2 and 3 राइट वन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं, इसलिए आपको G20 मेंबर में कौन कौन से मेंबर हैं ये थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो ये रहा G20 कंट्रीज के बारे में डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं। मुलाकात करते हैं आप रोज फिर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप पावर एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द बटन। थैंक यू सो मच।